हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत यादव बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जो है उसका चैप्टर ट्रांजिस्टर बायसिंग एवं स्थायीकरण से वीडियो ले आया हूं। तो उसमें का पहला टॉपिक है ट्रांजिस्टर की बायसिंग। क्योंकि ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम पहले से पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर की बायसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बायसिंग को समझने के लिए हम एक चीज जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को हमने अभी तक इसके पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी थी। कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम ट्रांजिस्टर का उपयोग एज ए एम्पलीफायर की भांति करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का एक एम्पलीफायर की भांति प्रयोग करने के लिए जब हम उसकी बायसिंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बायसिंग बताई गई है। तो उन चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग है क्या? तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह प्रयोग किया जाता है। अतः ट्रांजिस्टर पर एसी इनपुट अप्लाई करने से पहले उसकी बायसिंग की जाती है। ये हो गई पुरानी चीजें। अब क्या है, ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है वर्किंग प्रणाली में। तो एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग पॉइंट जिससे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन के मध्य सेट हो जाता है। ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने से उसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई हो जाती है तथा ट्रांजिस्टर में डीसी करंट फ्लो होने लगता है, जिसका मान ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर डीसी लोड लाइन बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। आप देखिए कि हम जब भी ट्रांजिस्टर को इमीटर को जो है फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर को रिवर्स बायस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, जहां पर ट्रांजिस्टर एक अच्छी तरीके से वर्क करता है, जहां पे ऑपरेटिंग का मतलब जहां से वर्क करेगा, तो जहां पर वो वर्क करेगा तो यह एक्टिव रीजन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर के जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें तीन रीजन्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव रीजन, दूसरा कट ऑफ रीजन और तीसरा सैचुरेशन रीजन। तो हम किसी भी ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए उसका सबसे पहले ये सेट होना, उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट सेट होना आवश्यक होता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में हो जिससे कि उसका आउटपुट एक अच्छा निकले, कोई भी डिस्टॉर्शन उसमें ना उत्पन्न हो। तो उसके लिए हमको उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में सेट करना होता है। तो अब उसमें हम डीसी जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डीसी वोल्टेज जब अप्लाई हो जाती है तथा ट्रांजिस्टर में डीसी करंट फ्लो होने लगती है, जिसका मान ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर डीसी लोड लाइन बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। लोड लाइन जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ऑपरेटिंग बिंदु क्यू पॉइंट कहते हैं। तो जहां पर हमारी आउटपुट जब हम बनाते हैं तो उसको डीसी लोड लाइन इस तरीके से बनाते हैं, अभी आगे हम उसको समझाएंगे। तो डीसी लोड लाइन पर वो जब बिंदु हमारा सेट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि जब कोई भी ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेट होता है तो वह एक्टिव रीजन में सेट हो, ये आवश्यक होता है, परंतु उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये ज्ञात करने के लिए हम अभी ये जो हेडिंग हमने बताई, ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है कि ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर का कार्य लेने के लिए इसके क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के मध्य में सेट करना होता है।
मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी ट्रांजिस्टर द्वारा यदि हम एम्पलीफायर का कार्य ले रहे हैं तो जो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, वह एक्टिव रीजन में होना चाहिए और यह एक्टिव रीजन में होने से ही इसका आउटपुट अच्छा प्राप्त होगा, जिसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होंगे या अच्छे से अच्छा सिग्नल आउटपुट पर दे पाएंगे, जिसे बायसिंग के द्वारा सेट किया जाता है। अब क्यू पॉइंट को किसके द्वारा सेट किया जाता है? बायसिंग के द्वारा सेट किया जाता है, परंतु इसे मध्य में सेट रहने के लिए कुछ प्रमुख कारक कार्य करते हैं, जिनमें परिवर्तन से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, जो निम्न है। अर्थात यदि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यदि मध्य से कहीं ऊपर या नीचे हो जाता है तो वो क्या होगा? वह मध्य से ऊपर जब जाएगा तो वह सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा और जब मध्य से नीचे स्थिति में आएगा तो वह कट ऑफ रीजन में पहुंच जाएगा, जो कि क्या उत्पन्न करेगा? डिस्टॉर्शन उत्पन्न करेगा। तो हम इस डिस्टॉर्शन को ना उत्पन्न करने के लिए इसमें कौन कौन से प्रभावी कारक होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला प्रभावी कारक कौन सा है ये देखेंगे हम। तो पहला प्रभावी कारक है हमारा पैरामीटर का परिवर्तन। तो पैरामीटर का परिवर्तन क्या है? जैसे हम पैरामीटर्स जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे, अल्फा, बीटा और गामा। तो ट्रांजिस्टर में पैरामीटर्स जो अल्फा बीटा है हमारे यहाँ पे, तो वो क्या है? जैसे ट्रांजिस्टर में पैरामीटर जैसे अल्फा तथा बीटा में परिवर्तन होने पर ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। कहने का अर्थ ये कि यदि अल्फा और बीटा में किसी में भी परिवर्तन होता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो एक्टिव रीजन में सेट था उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारा इक्वेशन होता है। ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं पहले, बीटा और अल्फा में संबंध है हमारा, ठीक है। तो पहले यदि अब क्या है, यदि बीटा का मान मान लीजिए जैसे जब हमने एम्पलीफायर की भांति किसी भी ट्रांजिस्टर को यूज किया तो बीटा का मान क्योंकि सेट होता है, अल्फा का मान सेट होता है, तो उसमें क्या होगा? यदि पहले से प्रयुक्त ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान 0.98 है तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, निकाल कर देखिए, यहां से क्या होगा? 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 इज इक्वल टू 0.98 अपॉन 0.2। यहाँ से 1 माइनस 0.98 होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0.02। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 49 होगा। अब मान लेते हैं वो ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो गया, उसको प्रतिस्थापित किया हमने दूसरे ट्रांजिस्टर द्वारा। तो अब यदि प्रतिस्थापित ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान 0.96, कहने का अर्थ ये मान लीजिए कि वो दूसरा ट्रांजिस्टर का अल्फा का मान, जो हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया उसमें अल्फा का मान 0.96 है, तो अब क्या होगा? बीटा का मान क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.96 अपॉन 0.04। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। अतः बीटा इज इक्वल टू 24 आ गया। अब आप देखिए कि ये 24 है, ये 49 है। अब इसमें अंतर क्या है? बहुत ही ज्यादा अंतर है, इसमें हमारे बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये पूर्व से बहुत ही कम हो गया। अर्थात बीटा के मान में परिवर्तन से कलेक्टर करंट के मान में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में इसके। तो तथा कलेक्टर करंट में परिवर्तन होने से आउटपुट वोल्टेज VCE भी परिवर्तित होगी, क्योंकि हम इसको भी पढ़ चुके हैं, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। अतः IC व VCE के परिवर्तन होने के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण हमारा क्यू पॉइंट जो होगा, क्यूसेंट पॉइंट जो होगा, वह शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण आउटपुट में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टॉर्शन पैदा हो जा रहा है,
किसके कारण? पहला कारक कौन सा है? पैरामीटर के परिवर्तन के कारण, अर्थात पैरामीटर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब हमारा ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की भांति कार्य करे। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में दूसरा कारक कैसे प्रभावित करता है? ये जो टेम्परेचर है हमारा, वो कैसे प्रभावित करता है ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करने में, देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब आप देखिए कि पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट, जो लीकेज करंट होती है ICEO और ICBO, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ICEO कलेक्टर इमीटर ओवर वोल्टेज करंट और कलेक्टर बेस ओवर करंट, ठीक है, या रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं सारी चीजें, जो लीकेज करंट हमारी होती हैं या रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होती हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। यह लीकेज करंट प्रत्येक 10 डिग्री तापमान पर, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान वृद्धि पर लगभग 2 गुनी हो जाती हैं। मतलब 10 डिग्री तापमान यदि इंक्रीज कर जाता है उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर से, तो इसका जो आपकी जो करंट, लीकेज करंट का मान है वो 2 गुना हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है तापमान आपका, तो उसका लीकेज करंट का मान यदि 1 है तो वो 2 हो जाएगा, यदि 2 है तो वो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि IC तथा ICB में निम्न संबंध होता है। क्या होता है? IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO, ये संबंध है हमारा IC तथा ICBO में। तो अतः हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने पर कलेक्टर करंट में भी परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर Q पॉइंट लोड लाइन पर सैचुरेशन रीजन की ओर मूव करती है और कम होने पर ऑपरेटिंग पॉइंट Q कट ऑफ रीजन की ओर मूव करती है, करेगी। तो ये इतने दो जो भाग हैं हमारे टेम्परेचर पर जो और पैरामीटर के परिवर्तन से हमारे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ट्रांजिस्टर का वो मूव कर जाता है, जिसके कारण आउटपुट में डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो यहाँ तक अभी हमने आपको कवर करा दिया है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। आप इतने लोगों को तैयार कीजिए इतनी चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।